फिल्म वार की कहानी शुरू होती है इंडिया के एक शहर नई दिल्ली में और वक्त होता है रात के 8:30 बजे का। हम एक आदमी को देखते हैं जो कि खाना खाने के बाद कमरे में जाकर कुंडी लगाता है और फिर वो लैपटॉप चलाकर लैपटॉप के जरिए एक आदमी से बात करता है। इसका नाम होता है वीके नायडू और जिससे ये बात कर रहा होता है उसका नाम होता है मेजर कबीर। कबीर के पास एक स्नाइपर वाली बंदूक होती है और सीरिया में फरीद हकानी नाम का एक आदमी उसके निशाने पर होता है। वो कबीर को उस पर गोली चलाने के लिए कहता है और कबीर गोली चलाता है, लेकिन गोली फरीद हकानी को नहीं लगती बल्कि नायडू को लगती है। असल में कबीर ने सीरिया में 3 दिन पहले बंदूक और कैमरा लगा दिया था और अभी वो होता है नई दिल्ली में और वो नायडू को मार देता है और नायडू वो होता है जिसका कबीर ने हुक्म मानना होता है। दोस्तों ये हैं कर्नल लूथरा। इनकी जब डिफेंस मिनिस्टर से बात होती है तो वो उन्हें बताते हैं कि कबीर रोग हो गया है, वो किसी और से मिल गया है। रोग यानी कि बदमाश। और डिफेंस मिनिस्टर लूथरा से कबीर को मारने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि तुमने हमेशा कहा है कि कबीर हमारा सबसे बेहतरीन है, कोई तो होगा जो कबीर तक पहुंच सके। अब कहानी आ जाती है एक मुल्क माल्टा के शहर वलेटा में। वहाँ एक सौदा चल रहा होता है कि वहाँ एक लड़का आ जाता है। पहले वो उनकी गोलियों से बचता है और फिर वो उन आदमियों से लड़ने लगता है। क्योंकि आदमी ज्यादा होते हैं उसे उनसे लड़ने में मुश्किल होती है, लेकिन वो बहुत कमाल की लड़ाई करता होता है और वो सबको पछाड़ देता है। और अब वो पकड़ता है उस आदमी को जिसके लिए वो वहाँ आया होता है। इसको वो पानी में डुबा के मार देता है और फिर वो लूथरा को कॉल करके इनके बारे में बताता है कि अब ये इंडिया में नशा सप्लाई नहीं करेंगे। दोस्तों ये भी इंडिया का एक एजेंट होता है और इसका नाम होता है कैप्टन खालिद रहमानी और टाइगर श्रॉफ इस मूवी में खालिद रहमानी के रोल में है। दोस्तों जरा सब्र रखिएगा क्योंकि ऋतिक रोशन की एंट्री थोड़ी सी लेट होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। खालिद अब इंडिया में होता है और वो एक बिल्डिंग में जाता है और वो एक ऐसी लिफ्ट में जाता है जिसके बाहर लिखा होता है आउट ऑफ सर्विस, यानी कि ये लिफ्ट काम नहीं कर रही और वो इस बात का ध्यान रखता है कि कोई उसे इस लिफ्ट में जाते हुए ना देखे। पहले वो लिफ्ट को चलाने के लिए एक पासवर्ड लगाता है और फिर उससे बाहर निकलने के लिए भी एक पासवर्ड लगाता है और अब वो आता है अपने ऑफिस में। खालिद एक मीटिंग में जाता है जहाँ पे उसके साथी और कर्नल लूथरा होते हैं और वो मीटिंग होती है मेजर कबीर के बारे में। कबीर ने खालिद को और उसके साथियों को ट्रेन किया था। लूथरा पहले तो कबीर को ढूंढने की जिम्मेदारी खालिद को नहीं देता क्योंकि खालिद और कबीर एक दूसरे को अच्छी तरह समझते होते हैं, लेकिन खालिद लूथरा को ये जिम्मेदारी अपने आप को देने के लिए मना लेता है। अब खालिद ने ढूंढना होता है कबीर को जिसने उसे ट्रेन किया था। कहानी अब वक्त में 2 साल पीछे आ जाती है और हम कर्नल लूथरा को और खालिद को एक जगह पर देखते हैं। फिर वहाँ एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है जिसमें से मेजर कबीर की यूनिट निकलती है और फिर उसमें से निकलते हैं मेजर कबीर और इस तरह फिल्म में होती है ऋतिक रोशन की एंट्री और मेजर कबीर के डोले दिखने वाले होते हैं। खालिद एक काबिल लड़का होता है और लूथरा चाहता होता है कि कबीर उसे अपनी यूनिट में शामिल कर ले, लेकिन कबीर इसके लिए तैयार नहीं होता क्योंकि खालिद के पापा भी इंडिया की आर्मी में थे और उन्होंने गद्दारी की थी। खालिद के पापा ने कबीर के साथी को मार दिया था और कबीर को 2 गोलियां मारी थी, जिस वजह से कबीर को भी खालिद के पापा को मारना पड़ा। वो खालिद को गद्दार का बेटा कहता है। खालिद कर्नल से बोलने की इजाजत मांगने के बाद अपनी माँ के बारे में बात करता है। खालिद की मामा ही थी जिन्होंने खालिद के पापा की गद्दारी के बारे में खबर दी थी और वो कबीर को इस बात का एहसास दिलाता है कि अगर उसकी मामा ने ऐसा ना किया होता तो वो आज जिंदा ना होता। और खालिद को वहाँ से भेजने के बाद लूथरा कबीर को खालिद की अच्छाइयाँ समझाता है और कहता है कि वो ये साबित करना चाहता है कि वो अपने बाप से अलग है और कबीर खालिद को अपनी यूनिट में शामिल कर लेता है। कबीर और उसकी यूनिट एक जगह पर होते हैं और वो बात करते हैं एक आदमी की जिसका नाम होता है रिजवान इलियासी। इंडिया में 3 धमाके हुए थे और अदिति के मुताबिक ये इसी ने करवाए थे। कबीर 5 साल से इसको पकड़ना चाह रहा होता है और वो कहता है इस तक पहुँचने के लिए मैं जान ले भी सकता हूँ, जान दे भी सकता हूँ। और अब उन्होंने एक बशीर नाम के आदमी को पकड़ना होता है। अब कहानी आ जाती है इराक के एक शहर तिकरित में। कबीर की टीम फैली होती है और कबीर जहाँ पर होता है वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ आती हैं और फिर एक औरत को पथराव करके मारा जाने वाला होता है। लोग अपने हाथों में पत्थर पकड़ लेते हैं लेकिन कबीर से ये देखा नहीं जाता। कबीर उस आदमी को गोली मार देता है और फिर कबीर को वहीं पे पकड़ लिया जाता है। अब कबीर कुर्सी के साथ बंधा होता है और उसकी ठुकाई हो रही होती है और फिर वहाँ आता है बशीर जिसको पकड़ने के लिए वो वहाँ आए होते हैं। वो कबीर को कबीर के जूते से मिला हुआ ट्रांसमीटर दिखाता है और उसे तोड़ देता है, लेकिन फिर कबीर उसे अपने मुंह के अंदर दूसरा ट्रांसमीटर दिखाता है। उस ट्रांसमीटर की मदद से कबीर की यूनिट को पता चल जाता है कि कबीर कहाँ है और अब वो वहाँ आ जाते हैं। सारी यूनिट एक तरफ होती है और खालिद हथियार से लैस गाड़ी में होता है और उस गाड़ी में मौजूद हथियारों की मदद से खालिद वहाँ तबाही मचा देता है। खालिद अब बशीर के आदमियों से लड़ रहा होता है और बाकी की यूनिट बंदूकों से लड़ाई कर रही होती है। अब खालिद को एक आदमी मारने वाला होता है। दोस्तों दूसरी तरफ कबीर के पास औजार पड़े होते हैं। उसने उनकी मदद से अपने आप को कुर्सी से आजाद कर लिया था और वो खालिद को मरने से बचा लेता है और अब वो खालिद को उठाने के लिए हाथ देता है। अब वो दोनों एक साथ होते हैं और अब उनकी लड़ाई होती है बशीर से। बशीर कद में ऊंचा लंबा और हट्टा कट्टा होता है इसलिए उन्हें लड़ने में मुश्किल होती है, लेकिन वो साथ मिलकर लड़ते हैं और
बशीर को गिरा देते हैं और इस तरह वो बशीर को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब खालिद अपने साथियों के साथ बैठा होता है कि उसे उसकी मामा मिलने आती हैं। माँ और बेटा बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से कबीर खालिद को बुलाता है और फिर खालिद की माँ अपने पति के कातिल कबीर को देखती हैं। वो दोनों अब कबीर के ऑफिस में होते हैं और अब पता चलता है कि खालिद की सीधी तरफ वाली आंख में ब्लाइंड स्पॉट है, यानी कि उसको उसकी दाहिनी आंख की नजर में दाहिनी तरफ नजर नहीं आता। दाहिनी तरफ मतलब के सीधे हाथ की तरफ। और पिछले दिन बशीर को पकड़ने वाले मिशन में कबीर को इस बारे में पता चल गया और अब कबीर खालिद को समझाता है कि वो इस वजह से उसे अपनी टीम में नहीं रख सकता। खालिद कहता है कि फिर तो आप मेरे पापा को जिता देंगे सर, ये तोहफा भी मुझे उनकी वजह से मिला था। खालिद के बचपन में उसे कुछ लड़कों ने मारा था क्योंकि उसके पापा ने गद्दारी की थी और उनके मारने की वजह से खालिद की दाहिनी आंख जख्मी हो गई थी। खालिद कुछ बातें कहता है जिससे ये पता चलता है कि वो अपने बाप की गद्दारी की वजह से अपनी माँ के झुके हुए सर को ऊंचा करना चाहता है। वो कबीर से कहता है मुझे एक मौका दीजिए सर, मैं वादा करता हूँ मेरी नजर कमजोर होगी, मेरा निशाना नहीं। अब पता चलता है कि कबीर मौके की तलाश में था कि वो खालिद को गलत साबित कर सके, लेकिन कबीर इसमें नाकाम हो गया। कबीर अब उसे अपनी टीम में रखने के लिए तैयार होता है और उससे वादा करवाता है कि वो अपने साथी को हमेशा बाईं तरफ यानी कि उल्टी तरफ रखेगा। अब वो सब होली मनाते हैं और होली मनाते हुए उन सबको लूथरा का मैसेज आता है। लूथरा के साथ अब उनकी मीटिंग होती है और पता चलता है कि बशीर को पकड़ने की वजह से इलियासी बाहर निकल आया है। कहानी अब आ जाती है मोरक्को के शहर मराकिश में और कबीर और उसकी टीम को इंतजार होता है रिजवान इलियासी का और आखिरकार वहाँ रिजवान इलियासी आ जाता है। इलियासी बैठा होता है जनरल के साथ कि कबीर और उसकी टीम वहाँ आ जाती है। उसकी टीम ने इलियासी की सिक्योरिटी पे बंदूक तानी होती है और कबीर ने इलियासी पर, लेकिन फिर कबीर की अपनी टीम से एक सौरभ नाम का बंदा गद्दारी कर देता है। सौरभ कबीर पे गोली चलाता है लेकिन खालिद कबीर को बचाने के लिए आगे आ जाता है और अपने बाजू पे गोली खाता है। सौरभ वहाँ से भागने लगता है और खालिद उसके पीछे जाता है। इलियासी की गोलियां खत्म हो जाती हैं और ये देखने पर जब कबीर उसके पास जा रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ और आदमी आ जाते हैं और कबीर को गोली मार दी जाती है। कबीर जमीन पे पड़ा होता है और इलियासी उसके सामने गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कबीर को एक अस्पताल में होश आती है और लूथरा से उसे पता चलता है कि इलियासी वाले वाक़े को 6 दिन गुजर चुके हैं। वो अपने यूनिट के 2 लड़कों की लाशें देखता है और फिर वो खालिद के बारे में बात करता है और पता चलता है कि उस दिन से खालिद और सौरभ के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर 2 आदमियों को खालिद बेहोशी की हालत में मिलता है। अब वो भी अस्पताल में होता है और जब कबीर उससे मिलने आता है तो खालिद उससे कहता है उस गद्दार सौरभ को मार दिया सर, और कबीर को अब खालिद पे गर्व यानी कि फख्र होता है। कहानी वापस वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी और खालिद को कॉल आती है कबीर की और इनमें ऐसी बातें होती हैं जैसे इनमें दुश्मनी का ऐलान हो गया हो। अब कहानी आ जाती है एक बर्फीले पहाड़ी इलाके में। एक जहाज हवा में उड़ रहा होता है कि उसके पीछे एक छोटा जहाज आता है और उस छोटे जहाज में होता है कबीर। कबीर उस जहाज के पंख पर आता है और मौका मिलते ही वो नीचे उस बड़े जहाज पर छलांग लगा देता है। उसने 2 चीजों के जरिए अपने आप को जहाज से चिपकाया होता है और जहाज के नीचे एक छोटा दरवाजा होता है जिसके साइडों में वो सुराख करने लगता है। एक आदमी को वहाँ से कुछ आवाज आती है और जब वो चेक करने जाता है तो कबीर जहाज के अंदर आ चुका होता है और वो उनको मारना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर बहुत कमाल का एक्शन होता है। कबीर उस जहाज का पीछे वाला गेट खोल देता है, फिर वो एक गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को एक आदमी के पास लेकर जाता है। उस आदमी को पकड़ता है और गाड़ी को जहाज के पीछे वाले गेट से बाहर निकालता है और उस आदमी को हवा में छोड़ देता है। कबीर गाड़ी से निकल जाता है और बच जाता है क्योंकि उसके पास पैराशूट होता है, जबकि वो जहाज तबाह हो जाता है। कर्नल लूथरा अब गुस्से में होता है क्योंकि किसी को नहीं पता चल रहा होता कि कबीर ये क्यों कर रहा है। खालिद अब एक ट्रेन में जाता है और उसे वहाँ मिलता है कबीर। खालिद अपनी पिस्तौल इसलिए नहीं निकालता क्योंकि आसपास लोग होते हैं, यहाँ इनमें बातें होती हैं और फिर कबीर उसे एक चुनने का मौका देता है। या तो वो ये जान सकता है कि कबीर ये सब क्यों कर रहा है, या तो वो ये जान सकता है कि कबीर का अगला शिकार कौन है। और खालिद पूछता है कौन, जिस पर कबीर एकदम से उसके सामने से गायब हो जाता है। जब वो उसे ढूंढने के लिए ट्रेन से बाहर निकलता है तो थोड़ी देर बाद कबीर उसे ट्रेन के अंदर नजर आता है। ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं और कबीर ने शीशे के साथ एक कागज लगाया होता है जिसपे लिखा होता है डॉक्टर उत्पल बिस्वास। और अब होता है इस कहानी का इंटरवल। कहानी अब एक पार्क में आ जाती है जहाँ पे हम छोटी बच्चियों को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम होता है रूही, जिसके साथ कबीर बैठकर बातें करता है। कहानी अब आ जाती है वक्त में 6 महीने पीछे। कबीर एक लड़की से मिलता है और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। इस लड़की का नाम होता है नैना, जो कि एक डांसर होती है। एक फिरोज कॉन्ट्रैक्टर नाम का आदमी उसका दीवाना होता है। वो नैना को तोहफे भेजता होता है लेकिन नैना को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। कबीर फिरोज पर नजर रख रहा होता है और जहाँ वो रह रहा होता है वहाँ पे कबीर ने बग्स लगा दिए होते हैं और उन बग्स के जरिए कबीर को वहाँ जो भी हो रहा होता है उसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। और कबीर ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उन्हें ये खबर मिलती है कि फिरोज ही रिजवान इलियासी के पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग करता है। फिरोज का अकाउंटेंट उससे मिलने आता है और फिरोज उससे इलियासी के 4 आदमियों के बैंक अकाउंट्स में पैसा डलवाता है। फिरोज उससे रिजवान इलियासी के बारे में बात करते हुए कहता है कि वो हमेशा वापस
वापिस आता है और वो शतरंज के खेल में 4 ज्यादा ना दिखाई देने वाले मोहरों के बारे में बात करता है, जो कि होते हैं हाथी, घोड़ा, वजीर और प्यादा। और वो कहता है कि ये 4 बैंक अकाउंट्स इलियासी के वही ना दिखाई देने वाले मोहरे हैं। और कबीर ये सब बातें सुन लेता है। अब कबीर जाता है नैना के पास और वो उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है और वो उसे इलियासी की वजह से आने वाले खतरे का एहसास दिलाता है। नैना पैसे कमा रही होती है ताकि एक दिन उसका अपना एक घर हो जिसमें वो और उसकी बेटी साथ रह सकें। कबीर उससे कहता है कि तुम्हारा ये 3 साल का प्लान मैं एक दिन में पूरा कर सकता हूँ। नैना अपनी बेटी से बहुत प्यार करती होती है और वो कबीर का काम करने के लिए मान जाती है। कबीर की बात मानने की उसकी एक वजह ये भी होती है कि उसके पापा भी इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। कबीर नैना को उसके दीवाने फिरोज कॉन्ट्रैक्टर के पास भेजता है और कबीर दूर से कश्ती में वहाँ नजर रख रहा होता है। वहाँ जो हो रहा होता है कबीर के वहाँ लगाए हुए बग्स के जरिए उसे उस बारे में पता चल रहा होता है। नैना के गले में जो हार होता है उसमें होती है पेन ड्राइव और मौका मिलते ही नैना फिरोज के लैपटॉप में वो पेन ड्राइव लगा देती है। दूसरी तरफ अदिति कबीर को फिरोज की एक अजीब गर्लफ्रेंड के बारे में बताती है जो कि एक 40 साल की प्लास्टिक सर्जन होती है। कबीर फिरोज की और उस प्लास्टिक सर्जन की वीडियो देखता है और उनकी बातें सुनता है और अब उसे पता चलता है कि फिरोज कॉन्ट्रैक्टर है ही नहीं बल्कि कोई और है जिसने सर्जरी करवाकर फिरोज का चेहरा लगवाया हुआ है। और जानते हो नैना पकड़ी जाती है और फिरोज से उसे पता चलता है कि ये लैपटॉप फिरोज का नहीं बल्कि रिजवान इलियासी का है। अब वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और जब कबीर वहाँ आता है नैना की लाश उसके आगे गिरती है और रिजवान इलियासी हेलीकॉप्टर में वहाँ से चला जाता है। कबीर को इस बात का दुख होता है और अब वो काफी दिनों के बाद अदिति से राब्ता करता है। कबीर ने नैना के बारे में कर्नल लूथरा को बताया था और उसके 10 मिनट के बाद नैना मारी गई। कबीर से बात करने के फौरन बाद लूथरा ने जिस से बात की कबीर अदिति को उन सब के बारे में जांच करने के लिए कहता है। जांच पड़ताल करने के बाद अदिति कबीर को वीके नायडू के बारे में बताती है। इसके पास बेनामी अकाउंट और जायदादें होती हैं और इसको इसके इंडिया से बाहर रहने वाले दोस्तों से पैसे के तौर पर तोहफे मिलते होते हैं। और अब कहानी वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। कबीर नायडू को एक गोली मारता है, फिर उससे हाथी, घोड़ा, वजीर और प्यादा वाले मोहरों के बारे में पूछता है। अपनी जान बचाने के लिए वो कबीर को बताता है कि 3 नहीं उसके अलावा 2 और हैं, जिनमें से वो एक का नाम जानता होता है जो कि होता है लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ। और फिर कबीर उसके सर में गोली मार देता है। दोस्तों हमने देखा था कि कबीर ने एक जहाज पर हमला किया था और जिस एक आदमी को उसने हवा में छोड़ दिया था वो लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ ही होता है। और कबीर के उसे हवा में छोड़ने से पहले कबीर ने उससे उगलवा लिया था कि नायडू और उसके अलावा सिर्फ एक और मोहरा है। उसने कबीर को उसका नाम भी बता दिया था और वो वही होता है जिसका नाम कबीर ने खालिद को ट्रेन में दिखाया था। अब कहानी आ जाती है पुर्तगाल के स्पेस सेंटर में और ये होते हैं डॉक्टर उत्पल बिस्वास और खालिद अब इनको इनकी हिफाजत के लिए इंडिया वापस ले जाने के लिए आता है। अब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है कि एक औरत उसके पास खाना लेकर आती है। वो उसे एक मोबाइल देती है जिसके जरिए वो बात करता है फिरोज कॉन्ट्रैक्टर यानी कि रिजवान इलियासी से और वो इलियासी को बता देता है कि उसे दिल्ली ले जाया जा रहा है। अब डॉक्टर उत्पल बिस्वास को ले जाया जा रहा होता है और जिस गाड़ी में वो होता है उससे आगे वाली गाड़ी में बम फट जाता है। इससे बचते हुए खालिद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी में बैठे दूसरे पुलिस वालों को मार देता है और फिर वहाँ आता है एक हेलीकॉप्टर से 2 आदमी वैन पर उतरते हैं और वो उसमें से डॉक्टर को निकालते हैं कि दूर से कोई उन दोनों आदमियों को गोली मार देता है और एक गोली वो बिस्वास की टांग में मारता है। वो उस हेलीकॉप्टर में भी गोलियां मारता है जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर नीचे गिर के फट जाता है। और फिर वहाँ आता है बाइक पर कबीर। वो दुश्मन को अपने रास्ते से हटाता है और फिर वो पकड़ता है डॉक्टर उत्पल बिस्वास को। प्यादों के बारे में कबीर को बिस्वास से भी यही पता चलता है कि कोई चौथा नहीं है। कबीर उससे वो ड्राइव लेता है जो कि उसने रिजवान इलियासी को देनी थी। दूसरी तरफ खालिद को होश आ जाता है और वो कबीर पर गोलियां चलाता है लेकिन कबीर बिस्वास को आगे कर देता है और गोलियां बिस्वास को लग जाती हैं। कबीर अब बाइक पर वहाँ से भाग जाता है। खालिद गाड़ी के फटने से पहले गाड़ी से बाहर आ जाता है और अब वो भी कबीर का पीछा करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं और अब वो शहर में पहुँच जाते हैं। वहाँ भी बहुत कमाल का एक्शन होता है। बाइक चलाते हुए एकदम से खालिद उड़ जाता है क्योंकि कबीर ने उसके रास्ते में तार लगा दी थी। अब खालिद कबीर के पीछे भागता है और उस पर छलांग लगाकर उसे बाइक से नीचे उतार देता है। कबीर अब ड्राइव संभाल कर भागने लगता है लेकिन फिर सामने पुलिस को देखकर कबीर ब्रिज से नीचे पानी में छलांग लगा देता है। अब क्योंकि कबीर खालिद के हाथ से दोबारा से बच के निकल गया था कर्नल लूथरा उसे इस मामले से बाहर निकाल देता है। अब खालिद कबीर वाले मामले के इंचार्ज से बात करता है और कबीर के नायडू को मारने से पहले के केस के बारे में पूछता है। वो केस था फिरोज कॉन्ट्रैक्टर का और उस केस के बारे में देखते हुए खालिद को पता चलता है नैना और उसकी बेटी का। दूसरी तरफ कबीर नैना की बेटी रूही के साथ क्रिसमस मना रहा होता है कि वहाँ आ जाता है खालिद। कबीर रूही को भेज देता है और फिर खालिद कबीर से बात करने के लिए कहता है। कबीर अब खालिद को हाथी, घोड़ा, वजीर और प्यादा और सब कुछ बताता है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि एकदम से उन पर बहुत तगड़ा हमला होता है लेकिन खालिद कबीर को पीछे धक्का देकर उसे बचा लेता है। वो दोनों एक साथ मिलकर गोलियां चलाते हैं और वहाँ धमाका भी होता है लेकिन वो वहाँ से बच के निकल जाते हैं। और इसके बाद वो जाते हैं एक शादी में और वो शादी होती है अदिति
की। डॉक्टर उत्पल विश्वास से मिलने वाली डिस्क कबीर ने अदिति को दी थी और अदिति ने उस डिस्क में से जानकारी निकाल ली थी। अब पता चलता है कि इंडिया में कुछ बॉर्डर्स ऐसी जगह पर हैं जहां पे आर्मी का एक दूसरे से राब्ते का जरिया सिर्फ ब्रह्मा सैटेलाइट है और अदिति के मुताबिक इस डिस्क में वो कोड हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि ब्रह्मा सैटेलाइट कहाँ है। अगर इन कोड्स के जरिए ब्रह्मा सैटेलाइट को तबाह कर दिया गया तो दुश्मन के उन सरहदों से इंडिया में घुसने पर वहाँ मौजूद आर्मी वाले इस बारे में नहीं बता पाएंगे। कबीर खालिद से इस ड्राइव को हिफाजत से रखने के लिए कहता है। अब वो दोनों होते हैं एक कश्ती में। खालिद गिलास लेकर आता है और अब वो दोनों शराब पीते हैं और फिर कबीर के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। असल में खालिद ने कबीर वाले गिलास में जहर डाला हुआ था। दोस्तों, जब खालिद सौरभ को पकड़ने के लिए उसके पीछे गया था तब इलियासी ने पीछे से खालिद को गोलियां मार दी थी। इलियासी और सौरभ दोनों के चेहरे पहचाने जा चुके थे। उसके बाद इलियासी उसी प्लास्टिक सर्जन के पास गया था और इलियासी के कहने पर सौरभ की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, जिस वजह से सौरभ को खालिद का चेहरा मिल गया। इसके बाद सौरभ को गोली मारकर एक जगह पर बेहोश छोड़ दिया गया। सर्जरी की वजह से सौरभ को अपने चेहरे पर कुछ निशान मिले थे जिनको अब वो बाहर निकालता है। दोस्तों, कबीर को इलियासी के चौथे प्यादे के बारे में नहीं पता चल रहा था और अब पता चलता है कि इलियासी का चौथा प्यादा सौरभ ही है, जो कि खालिद की शक्ल में कबीर के साथ होता है। सौरभ कबीर से कहता है कि देश की रक्षा के लिए सिर्फ 70,000 महीना मिलता है, देश को बेचने के लिए 7 करोड़। कबीर मर रहा होता है और वो उसे दरिया में फेंक देता है। कहानी अब आ जाती है एक बर्फीले इलाके आर्कटिक सर्कल में और हम एक बहरी जहाज को बर्फीले पानी के ऊपर चलते हुए देखते हैं। उस जहाज में इलियासी और उसके आदमी होते हैं और फिर वहाँ सौरभ भी आ जाता है। इलियासी के कहने पर सौरभ एक बटन दबाता है जिससे ब्रह्मा सैटेलाइट को तबाह करने के लिए एक मिसाइल निकल पड़ती है और ब्रह्मा सैटेलाइट के तबाह होने में 10 मिनट होते हैं। लेकिन फिर उस जहाज पर हवा से पैराशूट के जरिए कबीर आ जाता है। कबीर वहाँ आदमियों को मारते हुए उनके पास जाता है और अब वो तीनों आमने सामने होते हैं। सौरभ उसे देखकर कहता है, तुम्हें मैंने खुद मारा था। और अब पता चलता है कि कबीर को पता चल गया था कि वो खालिद नहीं है और अब इसकी वजहें पता चलती हैं। पहली वजह ये कि जब उन दोनों पर हमला हुआ था तब कबीर ने देखा कि खालिद की नजर बिल्कुल ठीक है, जबकि खालिद की सीधी आंख की नजर खराब थी। और दूसरी वजह ये कि कबीर को ऐसा लगा कि इलियासी ने अपना चेहरा बदलने के साथ साथ अपने प्यादे का भी चेहरा बदल दिया। तीसरी वजह ये कि सौरभ की लाश कभी नहीं मिली और चौथी वजह ये कि उसने कश्ती में कबीर के साथ शराब पी थी, जबकि खालिद के लिए शराब हराम से भी बदतर थी। जब वो अदिति की शादी पे जा रहे थे तब कबीर को अदिति से पता चला था कि खालिद ने चोरी छुपे वोल्ट से TTX नाम के जहर की एक शीशी ली है। अदिति ने TTX का एंटीडोट कबीर को दे दिया था, इसलिए कबीर जहर पीने के बावजूद बच गया था और अदिति ने उस डिस्क में ट्रैकर डाल दिया था जो कबीर ने खालिद को दी थी, जिसकी वजह से कबीर इलियासी और सौरभ के पास पहुंच गया। अब उन्हें एक आदमी से पता चलता है कि मिसाइल के कोऑर्डिनेट्स बदल गए हैं, जिस वजह से मिसाइल ब्रह्मा सैटेलाइट की तरफ नहीं जा रहा और फिर कबीर बोलता है कि ये वापस आ रहा है। जाहिर है कि इसके पीछे भी कबीर का हाथ होता है। कबीर इलियासी को पकड़ लेता है और उस पर अपनी पिस्तौल लगा देता है। इलियासी सौरभ को बंदूक नीचे फेंकने के लिए कहता है, जिस पर सौरभ कहता है कि कुछ तो बात है इस चेहरे में, हर कोई वफादारी की उम्मीद रखता है। वो इलियासी को ही मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। मिसाइल के वहाँ वापस आने में सिर्फ 52 सेकंड होते हैं। सौरभ गाड़ी में बैठकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, जबकि कबीर अंदर आदमियों से निपट रहा होता है और बिल्कुल आखिरी वक्त पर कबीर भी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। मिसाइल वहाँ आकर फट जाता है और जहाज तबाह हो जाता है। अब वो दोनों जमे हुए पानी पर गाड़ी चला रहे होते हैं और सौरभ को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कबीर उसके पीछे है। वो एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं और यहाँ बहुत कमाल का एक्शन होता है। एक दूसरे का पीछा करते हुए वो जंगल में पहुँच जाते हैं। कबीर सौरभ की गाड़ी में टक्कर मार देता है, जिस वजह से गाड़ियाँ एक चर्च की दीवार में लगती हैं। चर्च की दीवार टूट जाती है और अब वो उस चर्च में आ जाते हैं और यहाँ उन दोनों में होती है लड़ाई। लड़ते हुए पहले तो सौरभ कबीर पर भारी पड़ जाता है और उसकी बॉडी भी बहुत कमाल की होती है, लेकिन कबीर भी कबीर होता है, वो उसका बुरा हाल कर देता है। वो सौरभ के ऊपर सीढ़ी गिरा देता है, जिसके बाद वो उठ नहीं पाता। कबीर को खालिद याद आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। चर्च का गुम्बद सौरभ पर गिर जाता है और इस तरह उसकी कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल लूथरा मेजर कबीर से मिलने आता है। लूथरा कबीर को हीरो कहता है, जिस पर वो कहता है, मैं रिजवान तक सिर्फ इसलिए पहुँच पाया क्योंकि खालिद ने उस दिन मेरी जान बचाई थी। उसने मेरे लिए गोली खाई जिसने उसके अब्बा की जान ली थी। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है उसकी वतन परस्ती का। इस वार का असली हीरो खालिद है सर। और कबीर ये बात तय कर देता है कि वो हिंदुस्तान के लिए गद्दार बन के काम करेगा, क्योंकि जैसा काम वो सिस्टम के बाहर रहकर कर सकता है वैसा सिस्टम के अंदर रहकर नहीं कर सकता। और दोस्तों, अब कैप्टन खालिद रहमानी की मामा नफीसा रहमानी को उसके बेटे का मेडल यानी कि पुरस्कार दिया जाता है और इस तरह एक बेटे की वजह से एक माँ का सर ऊंचा हो जाता है और ये देखकर कबीर भी खुश होता है। अब नैना की बेटी का ख्याल कबीर रख रहा होता है और वो उसके साथ होता है। उसकी कैप्टन लूथरा से बात होती है और वो उसे फरीद हक्कानी के बारे में जानकारी देता है। नैना ने कबीर को एक कागज दिया था जिस पर एक पेंटिंग बनी हुई थी। नैना के मुताबिक उस पेंटिंग में नैना और रूही हैं और नैना ने उसे बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में सर्फिंग करना रूही का ड्रीम हॉलीडे
हॉलीडे यानी कि उसके सपनों वाली छुट्टी है और अब कबीर और रूही सर्फिंग कर रहे होते हैं और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर